हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यार आज की वीडियो 95% इन बोर्ड प्लेलिस्ट की फोर्थ वीडियो है। आज की वीडियो में इंग्लिश के बारे में बात करेंगे कि हाउ यू कैन स्कोर 90 to 95% इन इंग्लिश। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। अब वीडियो शुरू करते हैं। यार अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको उतनी मेहनत नहीं करनी, बट आपका स्कोर अगर ज़्यादा आएगा तो आपकी जो ओवरऑल परसेंटेज है वो भी ऊपर आएगी। एंड कई केसेस में क्या होता है कि बच्चे उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। सपोज आप पीसीएम के स्टूडेंट हो तो आपने इंग्लिश पे उतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि आप अपनी जेई की प्रिपरेशन में, या फिर अगर पीसीबी के हो तो आप अपनी नीट की प्रिपरेशन में लगे हुए थे एंड आपने इंग्लिश के ऊपर उतना फोकस नहीं किया। एंड बोर्ड में क्या हुआ कि आपके पीसीएम में तो अच्छे मार्क्स आ गए, पीसीबी में अच्छे मार्क्स आ गए, बट आपके इंग्लिश में उतना अच्छा स्कोर नहीं हो पाया। इंग्लिश में आप 80-85 पे आके रुक गए। तो उससे क्या होगा, आपके बोर्ड में जो ओवरऑल परसेंटेज है वो नीचे आ जाएगी। भले ही आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में 90-95 हों, अगर इंग्लिश में आपके 80-85 हैं तो आपकी जो ओवरऑल परसेंटेज है वो 89-90 इनमें आके रुक जाएगी। इसके ऊपर आपकी ओवरऑल परसेंटेज नहीं जा पाएगी, आपने भले ही पीसीएम में कितना भी अच्छा स्कोर किया हो। तो इस बात को आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है बिल्कुल भी। इंग्लिश को भी आपको इक्वली इंपॉर्टेंस देनी है, बट एक टाइम होता है कि इंग्लिश को आपने पढ़ना शुरू किया। मेरे अकॉर्डिंग लास्ट के 4 या 5 महीने इनफ होते हैं इंग्लिश में एक अच्छा स्कोर करने के लिए। लास्ट में 4-5 महीने तब जब आपने पूरे सेशन में अपने इंग्लिश के जितने भी लेक्चर्स हुए हैं स्कूल में, कोचिंग तो शायद ही कोई बच्चा इंग्लिश का लगवाता है। अगर आप कोचिंग जाते हो तो वो और अच्छी बात है, वहाँ पे आपको हर मटेरियल मिलेगा। बट अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हो इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहे हो तो आपको इंग्लिश के लेक्चर्स अच्छे से अटेंड करने हैं। जो आपके टीचर जितनी भी स्टोरीज़ हैं वो बता रहे हैं, आप जितनी भी पोएम्स हैं वो उसकी समरी बता रहे हैं, तो आपको वो चीज़ अच्छे से समझनी है एंड वो चीज़ रिटेन करनी है अपने माइंड में। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको एग्ज़ाम टाइम में करेक्ट आंसर नहीं पता, तो आपको अगर हल्की हल्की स्टोरी भी पता है तो आप एग्ज़ाम टाइम में आंसर अपने आप बना के लिख देते हो, जिससे आपको मार्क्स मिल जाते हैं काफ़ी केसेस में। तो यार आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है कि आपको इंग्लिश को भी इक्वल इम्पॉर्टेंस देनी है, बट लास्ट के 4 या 5 महीने में। अब इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश एक ऐसा एग्ज़ाम है जो मतलब जब पेपर होता है इसका, तब इसका पेपर लेंदी आता है। क्यों? क्योंकि कई बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं कि वो सेक्शन ए पहले करते हैं, फिर सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए में यार ज़्यादा कुछ लिखना नहीं होता, वो अनसीन पैसेज वाला होता है। एंड जो दूसरा पैसेज होता है सेक्शन ए में, उसमें आपको नोट बनाने होते हैं। पैसेज रीड करके उसका एक नोट बनाना होता है, तो उसमें ज़्यादा लिखने का काम नहीं है। बट जो सेक्शन बी एंड सेक्शन सी वाला है पोर्शन, सेक्शन बी तो आपका पूरा राइटिंग स्किल है, आपके नोटिस, स्पीच, आर्टिकल्स, ये सब चीज़ें आपको लिखनी है। एंड सेक्शन सी में आपका लिटरेचर आता है, तो इनमें आपको लिखने की ज़्यादा स्पीड भी चाहिए होती है एंड आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर आप सेक्शन ए से स्टार्ट करते हो तो आप अपना जो फ्रेश माइंड है वो आप सेक्शन ए में लगाओगे, एंड फिर आपकी स्पीड धीरे 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 जब बनेगी तब आपको पता चलेगा कि कब अब बस आधे घंटे बाकी हैं या फिर 1 घंटा बाकी है एंड आपका अभी बहुत सारा पेपर बाकी है। तो आपको क्या करना है, सेक्शन सी पहले करना है। लिटरेचर वाला जो पार्ट है वो पहले फिनिश कर लेना है। क्यों? क्योंकि अगर आपने कोई चीज़ पर्टिकुलर याद करी है या फिर आपको कोई स्टोरी याद है तो आप हो सकता है कि फ्रेश माइंड से उसको अच्छे से प्रेजेंट कर पाओ, उसको अच्छे से लिख पाओ। तो आपको सेक्शन सी पहले लिखना है, उसके बाद आपको सेक्शन बी में जाना है। सेक्शन बी में इसलिए क्योंकि वो थोड़ा लेंदी पार्ट है, उसमें राइटिंग स्किल्स होती हैं, वो आपको जल्दी से लिख के ख़त्म करनी है। अब ख़त्म ये ऐसे नहीं कि आपने बस ख़त्म करने के लिए लिख दी, आपको अच्छे से भी लिखना है, बट यस आपको टाइम लिमिट के अंदर उसको फिनिश करना होगा। एंड सेक्शन ए, आपके पास अगर टाइम कम भी है तो सेक्शन ए कंप्लीट हो जाता है। रेयर बच्चे होते हैं जिनका सेक्शन ए में से कोई पार्ट मिस हो जाता है। तो आपको सेक्शन सी पहले, फिर सेक्शन बी एंड देन सेक्शन ए। अब अगर बात करें मार्किंग स्कीम की, तो पहले क्या होता था, आपका 100 मार्क्स का पूरा पेपर होता था, बट अब ऐसा नहीं है। आपका 80 मार्क्स का पेपर होगा एंड जो आपके 20 मार्क्स हैं वो आपका स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स पे बेस होगा। वो आपके स्कूल से मार्क्स मिलेंगे आपको, आपका एक असेसमेंट होगा स्पीकिंग एंड लिसनिंग का, उसके बेसिस पे आपको 20 मार्क्स में से जितने मार्क्स आपको मिलने चाहिए वो मिलेंगे। एंड जो 80 मार्क्स का जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें अगर ब्रेक डाउन करें तो आपका सेक्शन ए होगा 20 मार्क्स का, जो अनसीन पैसेज वाला होगा, जिसमें आपको MCQ टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे एंड पैसेज को देख के आपको एक नोट बनाना होगा, वो आपका 20 मार्क्स का होगा। राइटिंग स्किल आपके 30 मार्क्स की, एंड जो लिटरेचर वाला पार्ट है वो भी 30 मार्क्स का। राइटिंग स्किल में आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि आपके जितने भी चीज़ें लिखनी है आपको, जैसे नोटिस हो गया, आपका आर्टिकल, स्पीच, रिपोर्ट राइटिंग, इन सब के आपको फॉर्मेट ऑलरेडी पता होने चाहिए। मैंने क्या किया था कि मैंने अपने टाइम पे एक अलग से नोटबुक मेंटेन करी थी। मैंने
ज़्यादा मोटी नहीं, छोटी सी नोटबुक मेंटेन कर लो, उसमें बस आपको उसमें हर चीज़ के फॉर्मेट लिखने हैं कि नोटिस ऐसे लिखते हैं, नोटिस के बाहर एक बॉक्स बनाते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं कि वो जैसे बॉक्स उन्होंने मिस कर दिया तो उस पर मार्क्स डिडक्ट होते हैं। फॉर्मेट देखा जाता है एग्जाम में कि इंग्लिश में क्या फॉर्मेट फॉलो किया गया है राइटिंग स्किल के इसमें, एंड उसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलते हैं। एंड कई केसेस में अगर बच्चों ने फॉर्मेट पे ध्यान नहीं दिया तो मार्क्स डिडक्ट भी हो सकते हैं। तो आपको फॉर्मेट पे खासा ध्यान देना है। फॉर्मेट के साथ साथ आपको इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। आप सेम नोटबुक में प्रैक्टिस भी कर सकते हो। क्या करना है कि अगर आपका 1 महीने बाद एग्जाम है तो आप नए फॉर्मेट लिखो अपनी तरफ से, सारे गूगल कर करके आपको गूगल पे सारे फॉर्मेट मिल जाएंगे। अपने सिलेबस को देख के सारे फॉर्मेट नोट डाउन करो एंड रोज़ उसके 1 या 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ऐसी कई बुक्स आती हैं, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लो, उसमें आपको बहुत से ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जिसको आपको प्रैक्टिस करने हैं। बोर्ड मैं पहले भी बता चुका हूँ, रिपीटेटिव एग्जाम है, राइटिंग स्किल वाला पार्ट रिपीट नहीं होता, बट यस आपकी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी एंड चांसेस कम हो जाएंगे कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में गलती करो। सेम चीज़ आपको लिटरेचर में करना है। लिटरेचर में जैसा मैंने बताया अपनी क्लासेस अटेंड करनी है आपको, एंड पूरे अटेंटिव होकर अटेंड करनी है। पूरा अटेंशन आपका क्लास पे होना चाहिए कि आपका टीचर क्या बता रहा है, स्टोरी में क्या क्या है, कौन कौन से कैरेक्टर हैं। क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि उस कैरेक्टर ने उसको क्या बोला, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाते हैं। एक चीज़ पे आपको ध्यान देना है, वो है कि आपके जितने भी पोएम्स वाले पार्ट हैं, जितनी भी पोइट्रीज़ हैं, उनके आपको पोएट याद करने पड़ेंगे। आप क्या कर सकते हो कि एक कॉलम बनाओ, आपकी 8 या 9 पोएम्स हैं पूरे सिलेबस में। अगर 12th क्लास के सिलेबस की बात करें, आप 8 या 9 पोएम्स पूरी लिखो एंड उनके सामने उनके पोएट्स का नाम लिखो। आप उनको बार बार रोज़ सुबह उठ के या फिर रोज़ सोने से पहले उसको रिवाइज़ करोगे एग्ज़ाम से पहले, तो हो सकता है कि आपको एग्ज़ाम में इसका बेनिफिट मिले। क्योंकि जो एक पोएम वाला पार्ट आता है एग्ज़ाम में लिटरेचर सेक्शन सी के अंदर, एंड उसमें आपका एक क्वेश्चन तो ये डेफिनेटली रहता है कि इस पर्टिकुलर पोएम का पोएट कौन है, ये पोएम किसने लिखी है। तो उसमें आपको 1 या 1.5 मार्क्स मिलते हैं, तो उसको आप लूज़ नहीं कर सकते। एंड यस उसको याद करना इतना मुश्किल भी नहीं है। तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है एंड यस एग्ज़ाम टाइम में अपनी स्पीड मेंटेन करते हुए चलनी है। आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। आप क्या करना है कि सपोज़ आपने लास्ट के 4-5 महीने लिए, अगर आपने अक्टूबर मिड से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी इंग्लिश की, तो आपको जनवरी मिड तक अपना सिलेबस ख़त्म करना है। सिलेबस के अंदर आपका लिटरेचर पार्ट आ गया, आपका अनसीन पैसेज वाला पार्ट आ गया, प्लस जो आपका राइटिंग स्किल, जो फॉर्मेट लिखने वाली जो आपने नोटबुक बनाई है वो पार्ट आ गया। आपको इतना फिनिश करना है। एंड जो जैन से लेके फेब मिड तक, अब क्या होता है फेब मिड से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं ज़्यादातर, तो आपको जैन मिड से लेके फेब मिड तक आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है। रोज़ सुबह या शाम, या फिर आप सिर्फ एक टाइम भी बैठ के अगर इंग्लिश का पेपर सॉल्व करते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो, तो आप 30 to 40 पेपर्स भी अगर सॉल्व करोगे तो आपको चांसेस ज़्यादा हैं कि 90+ स्कोर मिले। क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपकी आदत बनेगी कि आपको स्पीड मेंटेन करनी है। पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल आपको पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगी कि आपकी गलतियाँ कहाँ कहाँ हो रही हैं, तो आप उसको सुधार पाओगे। तो यार ये कुछ टिप्स थी जो आप फॉलो कर सकते हो इंग्लिश में एक अच्छा स्कोर लाने के लिए। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके अच्छे स्कोर आए तो आपकी ओवरऑल परसेंटेज ऊपर जा सकती है, या फिर अच्छा स्कोर नहीं आए तो आप बाकी के 4 सब्जेक्ट में कितना भी अच्छा स्कोर किया हो, ओवरऑल परसेंटेज आपकी थोड़ी सी नीचे आ जाएगी। एंड यार एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना मिस हो गया, वो ये कि आपकी जो राइटिंग स्किल है उसमें आपका जो लेटर आता है या फिर नोटिस आता है या स्पीच, मतलब कुछ भी आता है, उसमें आपको दिया होता है सपोज़ कि आपको बताया होता है कि यू आर अंकुश, या फिर किसी गर्ल का नाम होता है एंड उसमें पर्टिकुलर एड्रेस दिया होता है। काफ़ी बच्चे उसको मिस कर देते हैं। क्या करते हैं कि वो सब कुछ सही लिखेंगे बट वहाँ पे जो लेटर में ऑलरेडी नाम दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको नहीं लिख के अपना नाम लिखते हैं, अपना एड्रेस लिखते हैं। तो आपको वो चीज़ ध्यान रखनी है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में जो नाम है, क्वेश्चन में जो एड्रेस है, वही चीज़ लिखनी है। आपको अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं करना है। जब तक क्वेश्चन में बताया नहीं गया है आपको अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं कर सकते। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। काफ़ी बच्चे इसमें मार्क्स लूज़ कर देते हैं। तो यार इन सब बातों का आपका ध्यान रखना है। एंड इंग्लिश में ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि अच्छा ही स्कोर करते हैं यार, उनके टीचर्स उनको बता देते हैं या फिर उनको ऐसी गाइडेंस मिलती है। तो अगर किसी के पास गाइडेंस नहीं है तो उसके साथ ये वीडियो शेयर करो। अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सकती है, उनके साथ शेयर करो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।